प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आप लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। बच्चों, नागरिक शास्त्र में हमने इसके पिछले अध्याय में दो ध्रुवीयता का अंत इस पाठ पर चर्चा किया। आज हम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का परिचय क्या है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व पटल पर उभरा। निम्न पॉइंटों के आधार पर हम इसके वर्चस्व की चर्चा करेंगे। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। विश्व में एक नई व्यवस्था की शुरुआत। इसके पहले दो महाशक्तियों का जो वर्चस्व था पूरे यूरोप में या यूँ कहें विश्व में, वह समाप्त हो चुका था और एक नए वर्चस्व की शुरुआत हुई। अगर हम यूँ कहें कि अमेरिका के वर्चस्व की कहानी यहीं से प्रारंभ होती है तो कोई गलत नहीं होगा। आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने संपूर्ण भूमंडल में अपने को सैन्य और आर्थिक रूप से सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया है। इसका अनुमान अमेरिका के सैन्य खर्च से हम लगा सकते हैं। आइए वर्चस्व की जो पहली कड़ी है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध। एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हम प्रथम खाड़ी युद्ध को मान सकते हैं। अपनी सैन्य शक्ति के द्वारा कुवैत को इराक से आज़ाद कराया अमेरिका ने, क्योंकि 1990 ईस्वी में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर उसे अपने में मिला लिया था। संयुक्त राज्य संघ की अनुमति लेकर अमेरिका ने इराक पर हमला कर कुवैत को आज़ाद कराया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह अफगानिस्तान व सूडान पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावास पर बम विस्फोट हुआ। माना जाता है कि अल कायदा गुट ने जो है इस पर हमला कराया और अमेरिका ने उसी को जिम्मेदार भी ठहराया। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। अमेरिका ने सूडान, अफगानिस्तान अल कायदा ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना, अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना ही अमेरिका ने यह कार्य किया। अमेरिका को विश्व की परवाह नहीं है, ऐसा करके उसने अपने वर्चस्व की कहानी को लिखना शुरू कर दिया। द्वितीय खाड़ी युद्ध। विश्व में एक ध्रुवीय होने की पुष्टि एक अन्य महत्वपूर्ण घटना से होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बिना अनुमति के, विश्व जनमत की परवाह किए बिना ही अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर हमला किया। अमेरिका का कहना था कि इराक जो है सामूहिक संहार के लिए ऐसे हथियार बना रहा है जो आने वाली नस्लों के लिए उचित नहीं है। परंतु जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। परंतु ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य जो है वह इराक के तेल भंडार पर अपना कब्जा स्थापित करना था। अब आता है क्लिंटन का दौर। इस समय कौन सी वो प्रमुख घटनाएं घटी थी जिनको लेकर जो है अमेरिका के वर्चस्व का इतिहास बढ़ता गया। 1999 ईस्वी में कोसोवा में यूगोस्लोवाकिया, अल्बानिया के लोगों को कुचलने की कार्रवाई की गई। केन्या, तंजानिया और अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में सैन्य कार्रवाई 1998 में ही हुई। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंतर्गत सैन्य कार्रवाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण घटना आती है 9/11, जो आतंकवाद के इतिहास में एक बहुत ही दुखद और विस्मयपूर्ण घटना थी। आतंकवाद के विरुद्ध जो विश्वव्यापी युद्ध प्रारंभ किया अमेरिका ने, वो 9/11 की घटना को लेकर प्रारंभ किया। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में बहुत दुखद घटना घटी। यूँ मान लें कि अमेरिका के इतिहास में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में यह बहुत ही दुखद घटना थी। अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका से उड़ान भरने के पश्चात 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अपहरणकर्ताओं ने 2 विमानों को न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उत्तरी व दक्षिणी टावर को
निशाना बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जो है तीसरा विमान पेंटागन से टकराया। पेंटागन अमेरिका का रक्षा का मुख्यालय है। चौथा विमान जिसे अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था वो था पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अमेरिका ने इसे 9/11 के नाम से जाना। यानी ये 3 जो है घटनाएं अमेरिका के इतिहास में बहुत ही दुखद रहीं। इसी से क्षुब्ध होकर अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा कर दी। 9/11 की इस घटना की संयुक्त राज्य अमेरिका में तीव्र प्रक्रिया हुई। अमेरिका ने तत्काल राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका हितों को ध्यान में रखकर आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा कर दी। विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में हम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का संचालन किया गया शक के आधार पर। इसका मतलब ये था कि शक के आधार पर किसी भी देश के ऊपर सैन्य कार्यवाही की जा सकती है। अमेरिका द्वारा की जाने वाली सैन्य कार्यवाहियाँ। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के शक के तहत अल-कायदा नामक आतंकी संगठन अफगानिस्तान के तालिबान शासक पर हमला करने के साथ साथ अन्य देशों से भी लोगों की गिरफ्तारियां की गईं। गिरफ्तारी करने के पश्चात जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे उन व्यक्ति से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भी उससे मिलने नहीं दिया। शीत युद्ध के बाद युद्धों में अमेरिका की निर्णायक भूमिका। जिन युद्धों में अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई वह इस प्रकार थे। अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, सन 1998 ईस्वी में ऑपरेशन इनफाइनाइट, 11 दिसंबर 2000 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के रूप में, 19 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। अब आता है प्रश्न वर्चस्व। वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व का इतिहास क्या है? वर्चस्व का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का केवल एक ही केंद्र होना, यानी जो सर्व शक्ति है, जो श्रेष्ठ शक्ति है, या यूँ कहें जो सबसे शक्तिशाली है, वो केंद्र बिंदु होगा। वर्चस्व के इतिहास में शक्ति संतुलन की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व का अर्थ बदलता रहा। समय समय पर विभिन्न देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी आए। अगर देखा जाए तो वर्चस्व का अंत असंभावी है, यानी आने वाले समय में भी किसी न किसी का वर्चस्व तो स्थापित ही रहेगा। वर्चस्व का ढांचा। शक्ति के अर्थ में अमेरिका की शक्ति, संपत्ति और स्थिति ने उसे विश्व में महत्वपूर्ण मामले में भूमिका निभाने योग्य बनाया। ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व निम्न आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेष समझ, यानी कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिसको वैश्विक वर्चस्व की समझ होगी वही देश समृद्धि का पैमाना लागू कर पाएगा। अमेरिका को तो हम देखें तो देश की समृद्धि का पैमाना उसका सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार में हिस्सेदारी, अगर इसको हम देखते हैं तो अमेरिका के वर्चस्व की जो कहानी है वह समझ में आती है। 2005 में अमेरिका का घरेलू उत्पाद 20%, विश्व अर्थव्यवस्था में उसका योगदान 28%, कुल विश्व व्यापार में उसका योगदान 18%। अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी आती है। विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में प्रभावी, यानी सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी हैं, हमारे आवागमन के साधन कौन कौन से हैं, उनका हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे, वह उपयोग किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के लिए सही है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही संसाधन कम पड़ जाते हैं, जिनको हम सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण के रूप में देखते हैं। समुद्री मार्ग, व्यापार मार्गों पर आवागमन के नियम। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में विशेष समझ, यानी खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार खुलेपन के बिना संभव नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश नौसेना की शक्ति घट गई और यह स्थान वर्तमान में अमेरिका के पास सुरक्षित है।
इंटरनेट पर अमेरिकी वर्चस्व। आज हम जिस वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, या यूँ कहें जिसका आज पूरा संसार आभारी होता दिख रहा है, वह अमेरिकी अनुसंधान परियोजना का प्रमाण है। 1950 ईस्वी में ही यह प्रारंभ हो गया था और आज अधिकांश उपग्रह अमेरिका के ही हैं। वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, यानी वर्चस्व जो है सांस्कृतिक अर्थ में क्या है, यहाँ पर अगर हम सांस्कृतिक अर्थ का वर्चस्व से आशय निकालें तो सामाजिक, राजनीतिक और विशेषकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की के बढ़ने या उसके दबदबे की बात आती है। यदि देखा जाए तो अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है। यानी जब हम किसी आधुनिकता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, एक नई संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे सामने अमेरिका का नाम आता है, क्योंकि यहाँ जोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि आपसी सहमत से अपनी बात को मनवाया जाता है। यही अमेरिका की सफलता या की सबसे बड़ी जीत है। अमेरिका का भारत के साथ संबंध। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और भारत के बीच में क्या संबंध रहे, इस पर हम चर्चा करते हैं। शीत युद्ध के वर्षों में अमेरिकी गुट के विरोध में भारत हमेशा खड़ा रहा। यानी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय भारत अमेरिकी गुट के विरोध में था। इस समय भारत की मित्रता सोवियत संघ से थी। अमेरिका सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए पाकिस्तान की मदद करता था या पाकिस्तान को मदद देता था। पाकिस्तान ने अमेरिका की इस सहायता का हमेशा से भारत के खिलाफ ही उसका प्रयोग किया। भारत ने कई बार इस बात को अमेरिका के समक्ष रखा, परंतु उसे इसकी परवाह नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच परमाणु समझौता हुआ। मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। विपक्ष ने भी इस समझौते का खुलकर स्वागत किया और संसद में शक्ति परीक्षण के दौरान मनमोहन के द्वारा कांग्रेस सरकार का समर्थन किया गया और परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परंतु इराक इस समझौते से नाराज था, क्योंकि उसे अपने तेल, अपने खाद्यान्नों को लेकर काफ़ी डर बना हुआ था। भारत अमेरिकी संबंध को निम्न बिंदुओं पर भी आंका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समान दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था, व्यापारिक सहयोग, असैन्य नाभिकीय सहयोग। यानी कहने का मतलब यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का विरोध और लोकतांत्रिक उदारवादी राजनीति की व्यवस्था को अपनाना और व्यावसायिक सहयोग, यानी एक देश दूसरे देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करेगा और किसी भी तरह का हम जो है इस तरह का असैन्य नाभिकीय सहयोग किसी भी देश को नहीं देंगे। अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं एक ध्रुवीय विश्व के कारण, यानी अमेरिका इतना शक्तिशाली क्यों हुआ और दो ध्रुवीयता का अंतर होकर एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व दो भागों में बट गया, उदारवादी और पूंजीवादी। इस पर हमने पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चा किया है और आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन के वो तमाम कौन से कारण थे जो दो महाशक्तियों का अंत करके पूरे विश्व में एक महाशक्ति का जिसने निर्माण किया। शीत युद्ध की समाप्ति, रूस की कमजोर स्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का प्रभाव, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में कमी आना, उदारवादी विचारधारा का विस्तार, शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास, ये वो कारण थे जिन्होंने अमेरिका को एक ध्रुवीय विश्व में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अमेरिकी चुनौती के रूप में रूस और चीन, परंतु अमेरिका के वर्चस्व के आगे दोनों की एक नहीं चली। यानी अमेरिका के सामने रूस और चीन एक चुनौती के रूप में खड़ा था, परंतु अमेरिका की जो नीति थी उसके आगे इनकी एक भी नहीं चली। भारत और अमेरिकी समझौते के कारण, इन सारी परिस्थितियों के पश्चात भी अमेरिका ने भारत के साथ तमाम मुद्दों पर समझौते किए। उसके क्या कारण थे? चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा,
यानी चीन की जो महत्वाकांक्षाएं थीं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और अपने को वह विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए तत्पर था। ऐसे समय में अमेरिका के सामने भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को भी नज़रअंदाज ना कर सकने के कारण भारत और अमेरिकी समझौते हुए। नाभिकीय अप्रसार का भारत का संतोषजनक रिकॉर्ड। भारत का जो विशाल बाजार है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं के चलते अमेरिका और भारत के समझौते हुए। आज भी भारत के जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इनकी मांग अमेरिका में बराबर बनी हुई है। बच्चों, तो हम अपने पाठ के अंतिम दौर में चलते हैं। आज वर्तमान समय में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। तो आज हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। बच्चों, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा और मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करके फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, जिनका हम निस्तारण अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ाई ही आपका मूलधन है।